हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आज से हम लोग न्यू लेसन चालू कर रहे हैं जो है कैलकुलस। आपको अगर कैलकुलस ये लेसन पूरा अच्छे से समझना है तो आपको इसके जो 3 सब टॉपिक्स है ये बहुत अच्छे से समझने चाहिए। जो है पहला है लिमिट्स, दूसरा है डेरिवेटिव, तीसरा है इंटीग्रेशन। पूरा का पूरा कैलकुलस ये 3 पिलर्स पे खड़ा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट्स का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ की बाउंड्री निकालें। ठीक है, आपको पता करना है किसी भी चीज़ की बाउंड्री क्या है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूं कि मेरे पास एक बाइक है जिसका एवरेज है 50 किलोमीटर पर लीटर का, यानी अगर मैं उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालूंगा तो कितने किलोमीटर चलेंगे? 50 किलोमीटर। तो मैं अगर इसके लिए एक फंक्शन बनाना चाहूँ कि वो कितने किलोमीटर चलेंगी मेरी गाड़ी, तो कैसे बनाऊंगा? 1 लीटर पेट्रोल डालूंगा तो कितने किलोमीटर चलेंगे? 50 किलोमीटर। तो 2 लीटर डालूंगा तो कैसे निकालूंगे? 2 × 50 यानी 100 किलोमीटर। अगर मैं 3 लीटर पेट्रोल डालूंगा तो कितना चलेंगी गाड़ी? 3 × 50 यानी 150 किलोमीटर। तो ऐसे अगर मैं x लीटर पेट्रोल डालूंगा तो कितने चलेंगे? 50x किलोमीटर चलेगी। ये कैसे निकाले समझा? आपकी बाइक है जो एवरेज दे रही है 50 किलोमीटर पर लीटर का, यानी आप अगर 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो 50 किलोमीटर चलेंगे। तो 2 लीटर में कितनी चलेंगी? 100। कैसे निकाले? आपने 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो कितनी चलेंगी? 150। कैसे निकाले? आपने 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं इसमें x लीटर पेट्रोल डालूँ तो कितना चलेंगे? 50x किलोमीटर चलेगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मैं बोल रहा हूं आपको इसकी लिमिट निकालना है। लिमिट मतलब बाउंड्री निकालना है। अब लिमिट निकालने के लिए आपको कोई ना कोई वैल्यू दी होंगी। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं ये गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डालूंगा और आप मेरे को बताओ कि ये ज्यादा से ज्यादा कितने किलोमीटर चल सकती है, यानी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको x → 5 पे वैल्यू को निकालना है। यानी जब मैं 5 लीटर पेट्रोल डालूंगा तो मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेंगी। कैसे निकालेंगे? इस पे लिमिट लगा दीजिए। आप लिखेंगे लिमिट x → 5 f(x) = लिमिट x → 5। फंक्शन क्या था हमारा? 50 × x। बताइए x की वैल्यू क्या है? 5। तो आएगा 50 × 5। 5 0 0, 5 5 25। तो मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेंगी ज्यादा से ज्यादा? 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर क्या बता रहा है? बाउंड्री बता रहा है। मतलब इससे ज्यादा मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। यानी यहां से अगर मैं चालू कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितने दूर जा सकता हूं? 250 किलोमीटर। अगर मैं गाड़ी ज्यादा तेज चलाऊं तो उसका एवरेज कम हो जाएगा, तो मैं 250 किलोमीटर भी जा पाऊंगा क्या? नहीं, मैं इससे कम जा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरी गाड़ी का 50 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है तो मैं उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता हूं क्या? नहीं। तो मैं क्या निकाल रहा हूं? लिमिट। लिमिट मतलब जो बाउंड्री है, कौन सी आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकते हो और मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकते हैं। गाड़ी चालू इतनी हुई तो आप आगे बढ़ पाओगे क्या? नहीं। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे बाउंड्रीज निकालते हैं। लिमिट में क्या निकालते हैं? बाउंड्री निकालते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने दूर जा सकते हैं, कम से कम कितने दूर जा सकते हैं। जो भी चीज निकालना है उस चीज की जनरली हम लोग ज्यादा से ज्यादा वाली वैल्यू निकालते हैं। तो उम्मीद है लिमिट का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये समझ के चल रहा हूँ कि आप अभी 11th एंड 12th की एग्जाम दे के आए, ठीक है। 12th पास किए तो आपको 11th 12th में जितना कैलकुलस पढ़ाए थे वो आता है, और वो भी जहाँ जहाँ पे जितना लगते जाएंगे मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराते जाऊँगा। बस मैंने आपको एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग प्लीज़ पूरे के पूरे फॉर्मूले याद कर लीजिए। वैसे जहाँ जहाँ पे मैं जो फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं यहाँ पे पढ़ाते तो जाऊँगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपके लिए समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव लगाना। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को तोड़ के देखना, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को तोड़ के देखें तो वो क्या होता है? डेरिवेटिव। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये पेन पे डेरिवेटिव लगाओ, मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएट दिस पेन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कंपोनेंट। मतलब आपको इस पेन को उसके कंपोनेंट में तोड़ना है। तो आप क्या करोगे? ये कैप को निकाल के अलग कर दोगे, आप ये जो पीछे का कैप है उसको निकाल के अलग कर दोगे, आप इसकी रिफिल अलग से निकाल लोगे, आप ये सामने का कैप अलग से निकाल लोगे, और फिर उसके बाद आप ये इसकी ग्रिप को अलग से निकाल लोगे। तो मैंने क्या किया? ये पूरे पेन को तोड़ के अलग कर दिया। तो मैंने इसमें क्या लगाया?
डिफरेंशिएशन। क्या लगाया? डिफरेंशिएशन, यानी डेरिवेटिव लगाया। क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएट करो इस पेन को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कंपोनेंट। तो मैंने क्या किया? इसको कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, यानी क्या लगा दिया? डेरिवेटिव। और यही डेरिवेटिव का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव में आपने क्या किया? चीजों को तोड़ा। तो आप इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? उनको जोड़ोगे। जैसे मैं बोलता हूं इंटीग्रेट दिस पेन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कंपोनेंट, तब आप क्या करेंगे? वापस से इसकी ग्रिप इस पे वापस से इंसर्ट करेंगे। ये जो सामने का ये जो पार्ट था इसको वापस से लगाएंगे, इसके अंदर आप वापस से इसकी रिफिल डालेंगे, पीछे से कैप को बंद करेंगे और सामने से लगा देंगे कैप को। तो आपने क्या कर दिया? ये पेन को इंटीग्रेट कर दिया। किया मतलब जब मैंने वो पेन को डिफरेंशिएट किया तो मैंने उसको क्या किया? तोड़ा। और जब मैंने उसको इंटीग्रेट किया मतलब मैंने क्या किया? जोड़ा उसको। तो आप एक चीज देख रहे हो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है ना। आपने डेरिवेटिव करके अगर तोड़ा तो इंटीग्रेट करके उनको जोड़ा। ये चीज आपको उनके फॉर्मूले से भी समझ में आती होंगी। जैसे आप लोगों को याद होगा, हम लोग बोलते थे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो अब अगर मैं इसको, ये क्या किया आपने? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब मैं इसको करता हूं इंटीग्रेट। तो मैं यहां पे करता हूं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लेफ्ट साइड इंटीग्रेट होगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन लगाए, राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या? नहीं। तो आप वहां पे भी इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा ये चीज तो मालूम है ना, डेरिवेटिव का आप लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन को लिखते हो इंटीग्रेशन का साइन और पीछे आता है डी एक्स। ये होता है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले मास्टर ने? चिक चिक के इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का अपोजिट है तो अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो चलिए इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। याद रखना जब भी इंटीग्रेशन का साइन हम हटाते हैं तो वहां पे क्या ऐड करते हैं? कांस्टेंट सी ऐड करते। तो आपको यहां से क्या मालूम चला? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी होता है। तो आप देख रहे हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। देख रहे हो उल्टा है, साइन पे डेरिवेटिव लगा तो कॉस, तो कॉस पे इंटीग्रेशन लगा तो साइन। करके आप जब भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करो ना, कोशिश करो कि एक साथ रख के करो ताकि आपको वाले टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं बोलूंगा आपको डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस आएगा। और इंटीग्रेशन का साइन हटा तो मैं क्या डालूंगा? कांस्टेंट सी। ये कांस्टेंट सी क्यों डाल रही चीज समझ रही है ना? जैसे मैं बोल रहा हूं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। अब अगर मैं बोल रहा हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 निकाल, तो बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। 2 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अब मैं इस पे लगाता हूं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगाते वाली वैल्यू पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस 0। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो आएगा साइन एक्स। 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस सी आएगा। अब मास्टर ने क्या बताया था? साइन और जो आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। आपने डेरिवेटिव किस पे लगाया था? साइन एक्स प्लस 2 पे आया, तो आंसर क्या है? कॉस एक्स प्लस 0। फिर इस पे आपने इंटीग्रेशन लगाया, फिर से क्या आंसर आया? साइन एक्स प्लस सी आया। यानी आपने जो डेरिवेटिव लगाने मैंने क्या बताया था? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो अगर एक बार डेरिवेटिव लगाए फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लगाए तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलनी चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? साइन एक्स प्लस 2। यहाँ पे आपको क्या मिला? साइन एक्स प्लस सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 2 आ जाएगी। करके हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि हमको मालूम कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट था जिस पे डेरिवेटिव, हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। 1 का भी डेरिवेटिव 0 आएगा, 2 का डेरिवेटिव भी 0 आएगा, 3 का डेरिवेटिव भी 0 आएगा। हमको नहीं मालूम कौन सी कांस्टेंट वैल्यू लगने के बाद जिस पे डेरिवेटिव लगा वो वैल्यू 0 है, हमको मालूम है क्या? नहीं। करके हम जब भी इंटीग्रेशन लगाते तो वहां पे क्या ऐड करते? एक कांस्टेंट सी ऐड करते। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं।
पक्के में समझा है ना, सच में समझा है? नहीं समझा है तो एक और चीज़ देखो, जैसे मैं बोलता हूँ एक फंक्शन है मेरे पास x प्लस 2, एक फंक्शन है, मैंने इस पे पहले लगाया डेरिवेटिव। क्या कह रहा है मास्टर? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो चलिए इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2। बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 कितना होगा, 1। डेरिवेटिव लगाने के बाद अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा, इंटीग्रेशन, सब विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या नंबर बचाता है यहाँ पे 1, तो 1 का कर लो इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अब क्या बताया था मास्टर ने, इंटीग्रेशन लगाने के बाद हमेशा क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट c। क्या कहा था मैंने, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर मैं दोनों लगा रहा हूं तो जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी और जो मेरी फाइनल वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। आ रही क्या, देखो यहाँ पे भी x आया, यहाँ पे भी x आया, यहाँ पे 2 आया, 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे क्या है प्लस c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। आ रहा है, समझ रहे पक्के में? करके हम हमेशा इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या डालते हैं, कांस्टेंट c डालते हैं। समझ रहे हैं? अब देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता, cos x। तो हमने बोला cos x का इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव इधर गया तो इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। जब भी इंटीग्रेशन लगाए तो क्या डालते, कांस्टेंट c डालते। cos x का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन x। तो बताओ यहाँ से sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन था, अब यहाँ पे डाल दो तो आएगा माइनस cos x, आएगा साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos। समझ रहे पक्के में, सच में समझ रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। आ रहा है पक्के में? cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। देख रहे, सब चीजें इधर रिलेटेड है। मैं अगर आपको डायरेक्ट x के भी फॉर्म में बताना चाहूं तो अगर मैं बोलता हूं x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता, n x टू द पावर n माइनस 1, तो आप अगर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ये क्या होता, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दोनों में आप रिलेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पे n की वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो n वाली वैल्यू आती है उससे क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से कम करते, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 से बढ़ाते। देख रहे, हर एक चीज अपोजिट है ना, करके एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। समझ रहा है पक्के में, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अगर मैं ये भी बोलूँ आपको डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x log a होता है। वही चीज अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, ये क्या होता है, a टू द पावर x अपॉन log a होता है। तो देखो यहाँ पे log a से मल्टीप्लाई किया डेरिवेटिव लगाते वक्त, तो इंटीग्रेशन लगाते वक्त आपने log a से क्या किया, डिवाइड किया। बेसिक फॉर्मूलेज आप लोग याद करके आए पक्के में। ये एग्जांपल्स जो दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ये चीज समझ रही है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है। इंटीग्रेशन के अंदर हमारी दो वैल्यूज होती है, एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रल। हम जो पहला टॉपिक पढ़ना चालू करने वाले वो है डेफिनाइट इंटीग्रल। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल और डेफिनाइट इंटीग्रल दोनों में फर्क क्या है ये समझिए। अगर मैं आपको लिखता हूं इंटीग्रेट एक्स क्यूब इंटू डी, तो ये क्वेश्चन होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल का। तो आप यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टू द पावर एन का। क्या रहता है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो एक्स टू द पावर एन की जगह क्या है 3, तो आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या ऐड करते हैं कांस्टेंट सी, तो आएगा एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 क्या होगा 4।
अपॉन 3 प्लस 1 क्या होगा 4 प्लस सी। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल में इसका आंसर क्या है x टू द पावर 4 अपॉन 4। अगर मैं यही बात करूंगा डेफिनाइट इंटीग्रल की, तो डेफिनाइट इंटीग्रल में हमेशा आपको क्या दी होती है, लिमिट्स दी होती है। लिमिट्स मतलब बाउंड्री दी होती है। एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। जैसे सेम क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, यहाँ पे आपको लिमिट दिया रहेगा। जैसे मैं पकड़ लेता हूँ 1 से 2, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये क्या रहेगा मेरे लिए लोअर लिमिट, और ये जो 2 लिखा हुआ है वो क्या रहेगा मेरे लिए अपर लिमिट रहेगा। तो चलिए बताइए फिर से x टू द पावर n का क्या रहता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो आएंगे x टू द पावर 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 4 आता है। अब जब भी हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल लगाते हैं ना, तो हम कांस्टेंट सी ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं सी ऐड करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेम आंसर आता था x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी आता था, लेकिन यहाँ पे लिमिट दी हुई है। लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2 दिया हुआ है। अब याद रखिएगा जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आपको लिखना पड़ता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले x के जगह 2 रखो, अपर लिमिट की वैल्यू रखो, फिर माइनस x के जगह लोअर लिमिट की वैल्यू रखो। तो चलो x के जगह अपर लिमिट की वैल्यू रखते जो है 2, तो आएगा 2 का पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी आया, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो आएगा 1 का पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी 2 का पावर 4। कैसे निकालेंगे, आप चाहो तो 2 का स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर कैंसिल कर लो, या तो फिर 2 का पावर 4 डायरेक्ट लिख लो, 16 अपॉन 4 प्लस सी, ब्रैकेट होगा ऊपर, माइनस साइन जाएगा अंदर, तो आएगा माइनस 1 का पावर 4 1 अपॉन 4 प्लस इंटू माइनस माइनस सी। तो देखो प्लस सी माइनस सी क्या हो रहा, कांस्टेंट हो रहा। करके जब भी हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल लगाते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट सी ऐड करते हैं क्या, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम आगे वाले स्टेप पे जाके वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले। यहाँ पे 16 था, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 16 में से 1 गया तो क्या आएगा 15 अपॉन 4। तो ये रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर। तो आपको दोनों में फर्क समझा। इनडेफिनाइट इंटीग्रल में आपको लिमिट दी रहती है क्या, नहीं, तो आप ऐसा जनरल आंसर निकालते जिसपे एक कांस्टेंट सी ऐड करते हैं। बट जब आप डेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो आपको लिमिट्स दी रहती है, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी। तो आप इंटीग्रेशन लगाते हैं, आप यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करो चाहे नहीं करो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। बट हम मैक्सिमम क्वेश्चन में कांस्टेंट को ऐड नहीं करते। क्यों, क्योंकि जब भी आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद है समझाऊंगा। तो हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से, वो हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इसकी, डेफिनाइट इंटीग्रल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, पक्के में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 11th-12th में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिमिट्स अच्छे से नहीं भी पढ़े होंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूलेज याद रखिए और मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ाते जाऊंगा ना वो उसी दिन रिवाइज करते जाना, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से हार्ड लगते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे 11th-12th के। तो मैं जो चीज़ें जैसे जैसे पढ़ाते जाता हूँ उनको वैसे ही यहाँ पे रिवाइज करते जाना। आपने अभी नोट्स बना लेना, रनिंग नोट्स, फिर उनको फेयर करना उसी दिन, ताकि वो दिमाग से उड़े नहीं आपके। तो चलिए अब आपको ये डेफिनाइट इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछते हैं उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो हम पहली हेडिंग डालते हैं इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो चलिए लिखिए जो आपको पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे काम देंगे, जो है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू रहती है माइनस इंटीग्रेशन बी से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, नीचे जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो अपर लिमिट थे उसको लोअर लिमिट में लिखा,
जो लोअर लिमिट थी उसको अपर लिमिट में लगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या साइन आ गया, माइनस। यानी अगर आप लिमिट्स को चेंज करेंगे, अपर लिमिट को लोअर में लिखेंगे, लोअर लिमिट को अपर में लिखेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ये पहली प्रॉपर्टी याद रखेंगे। क्या याद रखना है, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या रहती है, माइनस इंटीग्रेशन b टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी जैसे आप लिमिट को करेंगे चेंज तो साइन हो जाएगा चेंज। क्या याद रखेंगे, जैसे आप लिमिट की पोजीशन को करेंगे चेंज तो साइन भी हो जाएगा चेंज। जो आपको दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना है वो है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t इंटू डी टी। ये सब प्रॉपर्टीज आपने 12th में प्रूव भी किए होंगे, आपको याद आ रहा होंगे। इंटीग्रेशन a टू b आप f ऑफ x पे निकालो, चाहे इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t पे निकालो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। याद रखेंगे, क्या याद रखना है, इंटीग्रेशन आप f ऑफ x पे निकालो, चाहे आप इंटीग्रेशन f ऑफ t पे निकालो, अगर दोनों के लिमिट सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। तो आप क्वेश्चन में x रहे चाहे t रहे उससे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। अगर लिमिट सेम है फंक्शन के तो चाहे फंक्शन x में लिखो चाहे फंक्शन t पे लिखो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं, जैसे इनको अगर आपको एग्जांपल के थ्रू देखना है, तो मैंने इंटीग्रेशन 1 टू 2 फंक्शन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर एन क्या रहता है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो आएगा एन प्लस वन, 2 प्लस वन क्या आएगा 3 अपॉन 3। बिटवीन लिमिट कहाँ से कहाँ पे जाएगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हो, जहाँ जहाँ एक्स उसके जगह क्या आएगा 2, तो आया 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ एक्स अब लोअर लिमिट रखो जो है 1, तो आएगा 1 का क्यूब अपॉन 3। 2 का क्यूब कितना होता 8 अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब कितना होता 1 अपॉन 3। 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7 अपॉन 3। आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये समझा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, a और b की अगर मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो साइन भी अपोजिट आना चाहिए। अभी मैं इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ पे लगा रहा था, 1 से 2 पे, अब इसका उल्टा लगाओ, 2 से 1 ले लो, कर दिया। अब यहाँ पे 2 अभी क्या था, अपर लिमिट, अब क्या बन गया लोअर लिमिट, 1 क्या था लोअर लिमिट, अब क्या बन गया अपर लिमिट। और सेम फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 बिटवीन लिमिट 2 से लेके 1 आएगा। क्या रहता फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट एक्स की जगह क्या रखो 1, तो आएगा 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है 2, तो जहाँ जहाँ एक्स उसकी जगह क्या रखो 2, तो 2 का क्यूब अपॉन 3, 1 का क्यूब 1 बाय 3 माइनस 2 का क्यूब 8 बाय 3। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो 1 में से 8 गया तो क्या आएगा -7 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के आंसर में, यहाँ पे क्या आंसर है 7/3, यहाँ पे क्या आंसर है -7/3 है। तो अगर मैं इसको 7/3 बनाना चाहूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है प्लस, उधर जाएंगी तो माइनस, तो क्या मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन 2 से लेके 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 7/3। समझा, मैंने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दिया, तो यहाँ पे माइनस नहीं था अब आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी 7/3 ये भी 7/3, यानी दोनों में काय का फर्क है सिर्फ और सिर्फ माइनस। समझा पक्के में, सच में समझा। इंटीग्रेशन 2 से लेके 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या वैल्यू आई -7/3, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या आई वैल्यू 7/3। दोनों वैल्यू सेम है, बस काय का फर्क है साइन का, वही चीज हमने पहली प्रॉपर्टी में लिखी। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, बाउंसर तो नहीं जा रहा है। और जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रहा है, आप फंक्शन को चाहे t में लिखो चाहे फंक्शन को x पे लिखो, उससे आंसर चेंज होता नहीं है अगर दोनों की लिमिट सेम है। चलिए निकाल के देखते हैं। फिर से मैं f ऑफ x को ले लेता हूँ x स्क्वायर और f ऑफ t को ले लेता हूँ t स्क्वायर, एक x में और एक t में। तो चलिए निकालते हैं इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स बिटवीन लिमिट 1 से लेके 2, तो आएंगे इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 क्या है वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3
आएगा बिटवीन लिमिट 1 से लेके 2, क्या रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा 2 का क्यूब अपॉन 3, पहले अपर लिमिट लिखे माइनस अब लोअर लिमिट, तो 1 का क्यूब अपॉन 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1 का क्यूब 1/3 कितना आया 7/3 आया। अब t के लिए करो तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t इंटू डी टी, सेम लिमिट रखो 1 से लेके 2, ठीक है, तो आएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, f ऑफ t क्या था t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 बिटवीन लिमिट 1 से लेके 2, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां पे t है उसके जगह 2 रखो, तो आएगा 2 का क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब बाय 3, 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1/3, 8/3 माइनस 1/3 कितना है 7/3। तो आप देख रहे हैं आपने फंक्शन x पे रखा तब भी आंसर आया 7/3, आपने फंक्शन t में रखा तब भी आंसर आया 7/3। तो आप क्वेश्चन को x पे लिखो चाहे t पे लिखो, अगर सेम फंक्शन सेम लिमिट है तो आंसर भी आना चाहिए सेम, चाहे आप x पे लिखो चाहे t पे लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है। अब ये दो प्रॉपर्टीज है ना आपके क्वेश्चन में बीच बीच में लगती है, इनके ऊपर से कोई आपको क्वेश्चन पूछता है क्या, नहीं, लेकिन जो अगली प्रॉपर्टीज आएंगी उनके ऊपर से आपको सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी दिखूँ जो है इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है इंटीग्रेशन a से लेके c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स वेयर a छोटा है c से, जो छोटा है b से, यानी आपको अगर a से b तक जाना है इंटीग्रेशन में तो आप बीच के कोई तो भी पॉइंट में रुक सकते हैं। जैसे a और b के बीच में एक पॉइंट मैं लिया हूँ c, तो a से अब मैं डायरेक्ट b पे जाऊंगा क्या, नहीं, पहले मैं a से गया c पे f ऑफ x इंटू डी एक्स, फिर मैं c से गया b पे f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे आपको दिया हुआ हो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स वेयर f ऑफ x की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, एक दी हुई है 1 माइनस 2x जहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 0 है, और एक है 1 प्लस 2x जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे आपको सेपरेट फंक्शन दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी जब भी नेगेटिव वाले रेंज पे आप 0 तक, तो क्या वैल्यू आएंगी 1 माइनस 2x, लेकिन जैसे x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x, यानी फंक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है अलग अलग वैल्यू के लिए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स। मैं क्या करूँगा, मेरे को मालूम यह वैल्यू -1, यह वैल्यू 1, -1 और 1 के बीच में एक नंबर आता है जो है 0, तो मैं -1 से डायरेक्ट 1 पे जाऊंगा क्या, नहीं, पहले मैं -1 से कहाँ पे जाऊंगा 0 पे जाऊंगा, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन -1 से लेके 0 f ऑफ x इंटू डी एक्स गया। अब फिर 0 से कहाँ पे जाऊंगा 1 पे, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाया मैंने यहाँ पे, ये वाली, क्या है वो प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स की वैल्यू कह रहे थे इंटीग्रेशन a से लेके c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स, जहाँ पे a छोटा है c से, जो छोटा है b से, यानी प्रॉपर्टी लगाया आपने, बस अब पुट करो, तो -1 से लेके 0 f ऑफ x की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में, देखो x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है या 0 तक रही तो कौन सा फंक्शन आएगा 1 माइनस 2x, तो आ गया f ऑफ x की जगह 1 माइनस 2x इंटू डी। और देखो 0 से लेके 1, 1 क्या है 0 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, तो x जब भी 0 से बड़ा रहेगा तो क्या फंक्शन आएगा 1 प्लस 2x, आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 याले रेंज पे आएगा जहाँ पे x 0 से बड़ा है, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 1 तक जा रही, तो f ऑफ x क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस
2x इंटू dx आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब ये चीज़ तो याद होगी ना, डेफिनाइट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट ऐड नहीं करते। तो चलिए बताइए, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x माइनस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इंटू dx। क्या रहता, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब क्या होता है, x का पावर 0, तो n की वैल्यू क्या हो गई 0, तो x⁴0+1 अपॉन 0+1, 0+1 कितना होगा 1, तो x⁴1/1 आया। यहाँ पे क्या वैल्यू थी, x का इंटीग्रेशन, x का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो x⁴n+1, n की वैल्यू क्या है 1, तो 1+1 कितना हो गया 2 अपॉन n+1 यानी 1+1 यानी 2 आया। बिटवीन लिमिट क्या है, लोअर लिमिट -1, क्या है अपर लिमिट 0, प्लस फिर से इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या आएगा x प्लस 2 टाइम x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x² बिटवीन लिमिट, छोटा लिमिट 0 अपर लिमिट 1 आएगा। देखो यहाँ पे ये 2 कैंसर, ये 2 कैंसर। क्या रहता फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए लगाते हैं अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखो 0, तो आएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर जो हो जाएगा 0, हो गया मेरा अपर लिमिट। हुआ माइनस लोअर लिमिट क्या है -1, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखो -1, तो क्या आएंगे x की जगह -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, तो आएगा -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर। कैसे आया समझा, x की जगह मैंने रखा -1 तो आ गया -1 माइनस x² की जगह भी x की जगह -1 तो आएगा x की जगह -1, लेकिन उसका क्या था स्क्वायर, तो आया -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, आया -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कौन सा साइन था, प्लस। फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या है अपर लिमिट 1, यानी जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखो 1, तो आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखो 0 रखो, तो आएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो आएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे तो 0 था, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। +1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता 1, -0 करने से कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। यहाँ पे 1 कितने बार आ रहा है 4 बार, तो क्या आ गया आंसर 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा। -1 का स्क्वायर +1 हो गया है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो -1 कितना हो गया -2, माइनस इंटू माइनस +2, फिर यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है वाली प्रॉपर्टी सबको समझे होंगी। अभी तक तीनों प्रॉपर्टी में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। अब आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4, जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके a f(x) इंटू dx की वैल्यू आती है इंटीग्रेशन 0 से लेके a f(a-x) इंटू dx। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके a f(x) इंटू dx की वैल्यू आती है इंटीग्रेशन 0 से लेके a f(a-x) इंटू dx। ये प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हम लोग मेन टॉपिक पे अभी तक उतरे हैं क्या, नहीं। हम सिर्फ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करना, फिर हम इससे रिलेटेड वाले और क्वेश्चंस देखेंगे,
एक बार हमारे वाले टॉपिक क्लियर हो जाए फिर हम और आगे के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रॉपर्टी पे। तो ये प्रॉपर्टी पे आपको कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin to the power nx अपॉन sin to the power nx प्लस cos to the power nx into dx where n is greater than 0, यानी n की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब ये टॉपिक पढ़ने के पहले, ये प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले आपको एक टॉपिक आना चाहिए जो है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में आपने वाले क्वेश्चंस पढ़े क्या, साइन π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टैन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। ये सब वैल्यूज का नॉलेज आपको रहना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे को नहीं मालूम कि आप लोग ये वाली चीज़ें पढ़े हैं अच्छे से कि ये वाला चैप्टर ही छोड़ दिया है, तो मैं आपको ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको हम कैसे निकालते हैं। हमको क्या क्या निकालना है, हमको साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए, टैन की वैल्यू चाहिए, और एक बार ये तीन मिल गई तो फिर तो आपको बाकी निकालना बहुत आसान है। कोसेक, सेक, कॉट, इनकी वैल्यू हम निकालने की करेंगे कोशिश। तो चलिए कहाँ पे निकालना है हमको ये वाली वैल्यू चाहिए π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने याद किया होंगे वैल्यूज। अरे याद आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ नया ही टॉपिक चालू कर दिया मास्टर ने। ट्रिग्नोमेट्री लेसन पढ़ के आए सब लोग, मतलब पढ़ा है अपने 12th में, 11th-12th में। अब हमको इनकी वैल्यूज को करना है। अगर आप मैं जो मेथड बताना चाह रहा हूँ वो मेथड समझ लेंगे तो आपको ऐसा टेबल बनाते बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं टेबल इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक बार मैं आपको पूरी वैल्यूज एक्सप्लेन कर सकूँ। जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसमें जो चीज़ आपको याद रखना है, अगर डिवीजन में 2 दिखे तो वैल्यू हो जाएंगी 6। जैसे आपको π/2 दिखे कहीं पे क्वेश्चन में, 3π/2 दिखे तो वैल्यू इसको कर देना चेंज। मतलब जहाँ पे साइन है साइन के जगह ला लेना कॉस, और जहाँ पे कॉस है कॉस के जगह ला लेना साइन, जहाँ पे टैन है टैन के जगह ला लेना कॉट, और जहाँ पे कॉट है कॉट के जगह ला लेना टैन, जहाँ पे कोसेक है कोसेक के जगह ला लेना सेक, और जहाँ पे सेक है सेक के जगह ला लेना कोसेक। क्या बताया मास्टर ने, जहाँ पे भी π/2 दिखे या 3π/2 दिखे, प्लस दिखे माइनस दिखे, उसको गोली मारो, उससे कोई मतलब है क्या, नहीं। जहाँ पे भी π/2 दिखे 3π/2 दिखे, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टैन के जगह कॉट, कॉट के जगह टैन, कोसेक के जगह सेक, सेक के जगह कोसेक। फिर से एक बार बोल रहा हूँ समझो, जहाँ पे भी π/2 दिखे 3π/2 दिखे, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टैन के जगह कॉट, कॉट के जगह टैन, कोसेक के जगह सेक, सेक के जगह कोसेक। और जहाँ पे भी आपको डिवीजन में 2 नहीं दिखे उसको बाइज्जत बरी कर देना। कहीं पे पाई दिख जाए, कहीं पे 2π दिख जाए, यहाँ पे उनके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कोसेक है तो कोसेक, सेक है तो सेक, कॉट है तो कॉट, उनके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। और एक जो चीज़ आपको ये सॉल्व करते वक्त मालूम रहनी चाहिए, जो है एक्स एक्सिस होती है कॉस की, वाई एक्सिस होती है साइन। क्या बोल रहा है मास्टर, एक्स एक्सिस होती है कॉस की, वाई एक्सिस होती है साइन की। एक्स ये साइड में पॉजिटिव रहता है तो ये साइड में नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस। साइन वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव रहती है नीचे नेगेटिव हो जाती है तो हो जाता है माइनस साइन। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 यानी π/2।
ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और वापस से आए तो ये होता है हमारा 2π। होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल होता है ना, ये थीटा एंगल 0 से बड़ा होता है लेकिन π/2 से छोटा होता है। याद रखेंगे पक्का। तो थीटा यहाँ पे एंगल 0 से बड़ा होता है, π/2 से छोटा होता है। होता है। अब देखो हमको क्या बोल रहा है। एक चीज आपको मालूम है, जब भी हम थीटा कोई भी एंगल को ऐड करते हैं तो हम कैसा मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, तो ए से ऐड, ए से एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका उल्टा जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं इसका उल्टा चलूंगा, यानी कैसा चलूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा। ठीक है, अभी जो चीजें बोल रहा हूँ अभी बहुत हार्ड लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसका कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो आपको बहुत आसान लगेंगे। जैसे देखो अभी जो आपको मास्टर ने बोला उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे चीजों को समझते हैं तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, π/2। π/2 में मास्टर ने क्या बताया था, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टैन के जगह कॉट, कोसेक के जगह सेक, सेक के जगह कोसेक। ये थीटा में आंसर है, ठीक है ना, सब थीटा आ रहा है। और यहाँ पे कॉट के जगह टैन आएगा। फिर से क्या दिख रहा है, π/2। π/2 दिखा तो मास्टर ने क्या बताया था, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टैन के जगह कॉट, कोसेक के जगह सेक, सेक के जगह कोसेक, कॉट के जगह टैन। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाई। पाई पे मास्टर ने क्या बोला था, जहां पे भी पाई आ गया छेड़छाड़ करना क्या नहीं। तो साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कोसेक है तो कोसेक, सेक है तो सेक, कॉट है तो कॉट। फिर से पाई दिख रहा है, तो साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कोसेक है तो कोसेक, सेक है तो सेक, कॉट है तो। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3π/2। डिवीजन में क्या आ गया, 2। तो साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टैन के जगह कॉट, कोसेक के जगह सेक, सेक के जगह कोसेक, कॉट के जगह टैन आएगा। फिर से क्या दिख रहा है, 3π/2। ये टेबल आप लोगों ने याद किया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हर जगह पे लगता है। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में तो स्पेशली बहुत जगह पे लगता है। तो ये वाला टेबल आपको आना चाहिए। अब ये वाला टेबल हम लोग पूरा ऐसा बनाते नहीं बैठते, हमको जो वैल्यू लगती है ना हम सिर्फ वो निकालते हैं। लेकिन आपको क्योंकि पहले बार पढ़ा रहा हूँ करके पूरा टेबल निकाल रहा हूँ, तो हो सकता है किसी को लगे यार क्या पढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड नहीं है, मैं एक साथ आपको पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार पूरा पढ़ लो फिर आसान लगेंगे। फिर से 3π/2 आ रहा है। 3π/2 आया तो साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन। अभी तक तो हार्ड नहीं लग रहा ना, साइन कॉस ही निकाल रहे हैं यार। π/2 डिवीजन में 2 दिखा तो साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, सेक के जगह कोसेक, कोसेक के जगह सेक, टैन के जगह कॉट, कॉट के जगह टैन। और कुछ कर रहे क्या, नहीं। जैसे टैन के जगह क्या लिखे, कॉट, कोसेक के जगह सेक, सेक के जगह कोसेक, कॉट के जगह टैन। आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2π दिख रहा है। 2π रहा तो साइन के जगह साइन ही रहता है, कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। कॉस के जगह कॉस ही रहता है, कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। टैन के जगह टैन ही रहता है, कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। कोसेक के जगह कोसेक ही रहता है, कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। सेक के जगह सेक ही रहता है, कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। कॉट के जगह कॉट ही रहता है, कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। अब हमको देखना है यहाँ पे साइन कौन से आएंगे, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब वो कैसे चेक करेंगे, चलिए अब वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला वैल्यू क्या है, π/2 माइनस थीटा। तो देखो π/2 कहाँ पे, यहाँ पे। π/2 से मैं थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्लॉकवाइज जाऊंगा, है ना। जैसे मैं 90 डिग्री में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा, 90 डिग्री में से 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 90 में से 20 कितना आएगा, 70। वो मेरे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो याद रखना, जब भी वैल्यू ऐड करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज। तो ए से एडिशन, ए से एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना है, ठीक है। तो चलो π/2 माइनस थीटा, यानी मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कॉस कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। मेरा साइन कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। ऊपर वाली एक्सिस पॉजिटिव, ये वाली एक्सिस भी पॉजिटिव। तो साइन की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव, तो प्लस आ गया।
कॉस की वैल्यू क्या आएंगी पॉजिटिव, तो प्लस आ गया। साइन बाय कॉस क्या होता है tan, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। कोसेक क्या रहता 1/sin, तो अगर साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी क्या आएगा पॉजिटिव। सेक क्या रहता 1/cos, तो अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर tan पॉजिटिव तो कॉट भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो पूरी वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड इसमें जो है π/2 प्लस थीटा। तो π/2 यहाँ पे, इसमें मैं थीटा ऐड करूंगा तो कौन से डायरेक्शन में जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं ये डायरेक्शन में आ गया। यहाँ पे मेरी साइन की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। कॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएंगी नेगेटिव है, कॉस वाली वैल्यू वो क्या हो जाएंगी नेगेटिव। साइन है पॉजिटिव, कॉस है नेगेटिव, tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बाकी पूरे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन क्या था पॉजिटिव, तो कोसेक भी क्या होगा पॉजिटिव। कॉस क्या होता 1/sin, सॉरी सेक क्या होता 1/cos होता है। तो चलो अगर हमारा कॉस नेगेटिव है तो हमारा सेक भी क्या होगा नेगेटिव होगा। कॉट क्या होता है 1/tan, मेरा अगर tan नेगेटिव है तो मेरा कॉट भी क्या होगा नेगेटिव होगा। आ गया पूरा का पूरा डब्बा बन गया। अब पाई माइनस थीटा देखो, पाई कहाँ पे होता है हमारा पाई होता है ये वाली वैल्यू, इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज आएंगे। अभी भी यही क्वाड्रेंट में आप, ये क्वाड्रेंट में मेरा साइन कैसा है पॉजिटिव, तो मेरी साइन वाली वैल्यू क्या आएंगी पॉजिटिव। यहाँ पे मेरा कॉस कैसा है वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो मेरी कॉस वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, कॉस के सामने जो वैल्यू लिख रहा हूँ क्या हो जाएंगी नेगेटिव। tan क्या रहता है साइन बाय कॉस, साइन पॉजिटिव आया यहाँ पे, कॉस नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बाकी वैल्यूज आप इसी से निकाल लीजिए। इससे कैसे निकालेंगे बाकी वैल्यूज, मेरा साइन वाली वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो कोसेक वाली भी क्या आएंगी पॉजिटिव। कॉस वाली वैल्यू कैसी आई नेगेटिव, तो सेक वाली भी कैसे आएंगी नेगेटिव। कॉट वाली वैल्यू क्या होती tan का उल्टा, tan आया नेगेटिव, कॉट भी आएगा नेगेटिव आएगा। उल्टा इन द सेंस 1/, कॉट की वैल्यू रहती 1/tan होती है। चलिए अब जाते हैं पाई प्लस थीटा पे। ये है मेरा पाई, पाई पे मैं थीटा ऐड करूंगा, ऐड एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ऐड करने के बाद यहाँ पे आने के बाद नीचे आने के बाद मेरा कॉस क्या हो गया नेगेटिव, ये वाले पॉइंट में मेरा साइन भी क्या हो गया नेगेटिव। तो जो मेरी साइन की वैल्यू आएंगी पाई प्लस थीटा पे वो क्या आएंगी नेगेटिव, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों कैसे होती है नेगेटिव। एक्स एक्सिस डिनोट करती है कॉस को, वाई एक्सिस डिनोट करती है साइन को, करती है। तो चलिए मेरी साइन वाली वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, कॉस वाली वैल्यू भी क्या हो गई नेगेटिव। tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। कोसेक क्या होता है 1/sin, तो अगर साइन नेगेटिव तो आपका कोसेक भी नेगेटिव। सेक क्या होता है 1/cos, तो मेरा कॉस अगर नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव, और अगर मेरा tan पॉजिटिव है तो 1/tan, कॉट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। नेक्स्ट क्या है 3π/2, 3π/2 माइनस थीटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐड करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो अभी हम सब्ट्रैक्ट करें तो गए क्लॉकवाइज। यहाँ पे कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव, तो जो साइन वाला कॉलम था उस पर भी आ गया नेगेटिव, जो कॉस वाला कॉलम था उस पर भी आ गया नेगेटिव। तो tan क्या रहता साइन बाय कॉस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव होता। कोसेक क्या रहता 1/sin रहता, तो अगर मेरा साइन नेगेटिव तो मेरा कोसेक भी नेगेटिव। हमारा सेक क्या रहता 1/cos, तो अगर मेरा कॉस नेगेटिव तो मेरा हमारा सेक भी नेगेटिव। और कॉट क्या रहता 1/tan, तो हमारा अगर tan पॉजिटिव में आ रहा है तो कॉट भी क्या में आएगा पॉजिटिव आएगा।
कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप वाली चीज़ को ज़्यादा अच्छे से तब अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप वैल्यूज डायरेक्ट देखते बरोबर निकाल पाओगे। वो भी कैसे होगा वो आपको अभी समझ में आएंगे जब आप आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला कहाँ पे जाना है, 3π/2 प्लस थीटा पे। 3π/2 है, इस पे थीटा जोड़ना है, ऐड कर रहे हैं। ऐड तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे मेरा साइन क्या दिख रहा है, नेगेटिव, तो मेरी साइन वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, तो कॉस वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। tan क्या रहता, साइन बाय कॉस, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल रहता है, साइन का, तो अगर साइन नेगेटिव तो कोसेक की वैल्यू भी नेगेटिव। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो अगर कॉस वाली वैल्यू मेरी यहाँ पे पॉजिटिव आई तो ये सेक वाली भी कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। और टैन, टैन किसका रेसिप्रोकल, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का, तो अगर मेरा टैन ने की वैल्यू नेगेटिव आई हमारी कॉट की वैल्यू भी क्या आएंगी, नेगेटिव आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। अब आपको निकालना है 2π माइनस थीटा। ये हो गया 2π, 2π में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करते तो ऊपर जाते, एंटी क्लॉकवाइज, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो क्लॉकवाइज। कौन से क्वाड्रेंट में आए, ये हाल है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो साइन वाली वैल्यू को क्या लिख दो, नेगेटिव। यहाँ पे कॉस कैसा है, पॉजिटिव, तो कॉस वाली वैल्यू को क्या लिख दो, पॉजिटिव। टैन क्या रहता, साइन बाय कॉस, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोसेक, कोसेक का एक उल्टा रहता है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, हमारा साइन का, तो अगर साइन नेगेटिव तो कोसेक भी क्या रहेगा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो वैल्यू रहती है वो किसकी रहती है, हमारी सेक की। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉट, कॉट क्या रहता है, 1/tan, tan अगर नेगेटिव है तो कॉट भी क्या आएगा, नेगेटिव। आखिरी 2π प्लस थीटा, तो 2π पे अब थीटा ऐड करना है, तो ये होता है 2π, 2π पे थीटा जोड़ोगे। ऐड मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, तो टैन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सब वैल्यू क्या में आएंगी, पॉजिटिव। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब देखो इसका यूज कैसे करना है। ये तो मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया। अब आपको कोई क्वेश्चन आया जहाँ पे वैल्यू आपको निकालना है साइन π/2 माइनस एक्स की, निकालना है। अब क्या बताया था मास्टर ने, जब भी π/2 दिखे साइन के जगह कॉस, तो आ गया कॉस π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, एक्स, तो आ गया कॉस एक्स। आ गया, याद करो π/2 ये होता है, π/2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट किए तो ये वाले क्वाड्रेंट में आऊंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हर एक वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और ये चीज तो आपको याद होंगी, एक्स एक्सिस होती है कॉस की, होती है, वाई एक्सिस होती है साइन की, होती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर कैसे आपको कहीं से पूछ ले, कॉस π/2 प्लस थीटा निकालो, क्या निकालो, कॉस π/2 प्लस थीटा निकालने को बोल दिया, या तो एक्स लिख देता हूँ, कॉस π/2 प्लस एक्स निकालो बोल रहा है। तो चलो फिर से क्या आ गया, π/2, तो कॉस के जगह जब भी π/2 है तो कॉस के जगह क्या आ जाएगा, साइन आ गया। अब देखना है π/2 प्लस थीटा पे वैल्यू क्या है, π/2 ये 90 वाला होता है, इस पे थीटा ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। आ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की। कॉस π/2 माइनस π/2 प्लस थीटा पे कॉस ये वाली लाइन पे आ रहा है, कैसी है ये, नेगेटिव, तो कॉस की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। तो कॉस π/2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ वो पॉइंट निकालना, वहाँ पे देखना है साइन पॉजिटिव दिख रहा है, कॉस नेगेटिव दिख रहा है, बस ऐसा लॉजिक लगाते जाना है। समझेंगे पक्के में। जैसे आपको बोल दिया कि वैल्यू निकालो tan पाई माइनस एक्स की, क्वेश्चन में आ गया कहीं पे tan पाई माइनस एक्स फॉर्म हो रहा है, कैसे निकालेंगे। पहले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है। जब भी पाई दिखे तो बख्श देना उनको, साइन है तो साइन ही रखना, कॉस है तो कॉस ही रखना, टैन है तो टैन ही रखना, कॉट है तो कॉट ही रखना, सेक है तो सेक ही रखना, कोसेक है तो कोसेक ही रखना। तो टैन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे टैन ही आएगा। अब कहाँ पे वैल्यू देखना, पाई माइनस एक्स पे। तो पाई में से, पाई मतलब ये लाइन होती है ना, 0 π/2 पाई। पाई में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते तो क्लॉकवाइज, ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज। ए से ऐड, ए से एंटी क्लॉकवाइज होता।
यही क्वाड्रेंट में। किसकी वैल्यू चाहिए? tan की चाहिए जी। tan क्या रहता है? साइन बाय कॉस। यहाँ पे साइन कैसा है? पॉजिटिव, बाय कॉस कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या फॉर्म करेगा? नेगेटिव। तो क्या वैल्यू है? -tan है। तो असल में हमको ऐसी एक ही वैल्यू लगती है कहीं पे, ठीक है, लेकिन ये एक ही वैल्यू निकालने के लिए आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। और टेबल बनाना बहुत हार्ड है क्या? नहीं, ईजी है। असल में पूरा टेबल आपको कहीं पे भी बनाना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसी एक आधा वैल्यू आपको कहीं ना कहीं पे लग सकती है, तो आपको वो निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको वो निकालनी आती है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मैं आपको अगर वाला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उस पर लेके चलूँ। अब तो हम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin to the power nx अपॉन sin to the power nx प्लस cos to the power nx इंटू dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी का एक क्वेश्चन √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x इससे पहले यूपीएससी में पूछ चुका है, तो मैंने इसको n के फॉर्म में पढ़ा दिया। अब n की जगह आप कोई भी वैल्यू डाल दो, 1/2 डाल दो तो स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा, 1/3 डाल दो तो क्यूब रूट आ जाएगा। सब क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। इसको स्क्वायर बना लो, क्यूब बना लो, सबका मेथड सेम है। क्या करना है आपको? आपको यहाँ पे करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले तो उसको ले लो i, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो हम उसको कैसे डिनोट कर देंगे? i से। तो आप लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin to the power nx। यहाँ पे शायद हमने ऐसा लिखा था वेयर n इज ग्रेटर देन 0, sin to the power nx अपॉन sin to the power nx प्लस cos to the power nx इंटू dx। लिखे थे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? अब आप एक चीज बताओ, आपके मास्टर ने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या कि इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स को ही मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स? पढ़े ऐसा? 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लिख सकते हैं ऐसा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। 0 से लेके a यहाँ पे भी, 0 से लेके a यहाँ पे भी, तो 0 से लेके a की जगह क्या है? π/2 f ऑफ a माइनस एक्स। मतलब अब जहां जहां पे x था उसके जगह क्या लिखो? a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन टू द पावर n। x के जगह अब क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस एक्स, तो आ गया π/2 माइनस एक्स अपॉन। अब समझा? पहले टेबल क्यों पढ़ा है आपको? साइन टू द पावर n, x के जगह क्या आएगा? π/2 माइनस एक्स। करके मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं भी आता है ना तो एकदम ऐसा हक्का बक्का बन के मत बैठो। यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको चाहिए रहेगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उससे रिलेटेड। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या? प्लस चलिए कॉस की वैल्यू क्या आएंगे? कॉस n। x के जगह आप क्या लिखना है? a माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये जो i लिए थे इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक समझा सबको? पक्के में समझा? सच में समझा? अब मेरे को दिख रहा है π/2 माइनस एक्स, यानी अगर मैं मेरा टेबल बनाना चाहूँ तो ये होता है π/2 माइनस एक्स। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कॉस भी पॉजिटिव होता है, मेरा साइन भी पॉजिटिव होता है, यानी हर एक वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव। तो मेरे को अब यहाँ पे साइन चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकता मैं इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। सबसे पहले तो π/2 दिखा तो साइन के जगह क्या आ जाएगा? कॉस। तो साइन के जगह आपने क्या लिखा? कॉस। थीटा की जगह क्या है? एक्स, आ गया कॉस एक्स। आ गया, इसका पावर क्या है? n, तो कॉस x टू द पावर n। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? सेम चीज करो यहाँ पे। साइन में क्या आया? π/2। जब भी π/2 आता तो साइन के जगह कॉस, आया कॉस टू द पावर n x प्लस π/2। जब भी π/2 आता तो कॉस के जगह साइन, आएगा साइन टू द पावर n
इंटू डी एक्स। ये भी काय की वैल्यू निकाल रहे थे आप, आई की, तो आई की ये भी वैल्यू मिल गई आपको। इक्वेशन नंबर, यहाँ पे दो फॉर्मूले लगे, कौन कौन से, एक साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और दूसरा कॉस π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कैसे आया समझा, साइन पे π/2 आया तो साइन की जगह कॉस, कॉस में π/2 आया तो कॉस की जगह साइन, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और π/2 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू कैसी होती, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहाँ पे आई की वैल्यू निकाले, यहाँ पे भी आई की वैल्यू निकाले, एक जगह पे साइन का पावर n है, एक जगह पे कॉस का पावर n है, और दोनों के डिवीजन में देखो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे ऐड। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, इधर का लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा इधर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो आई प्लस आई आएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू, पहले वाले का लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या है, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, साइन टू द पावर nx अपॉन साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx इंटू डी एक्स, प्लस 0 से लेके π/2। दूसरा वाला क्या था, कॉस टू द पावर nx अपॉन साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx इंटू डी एक्स आएगा। मैं कॉस को साइन में ऐड करूं चाहे साइन को कॉस में ऐड करूं, a प्लस बी लिखूं चाहे b प्लस ए लिखूं, कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता। समझा, पक्के में समझा। आप देखो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके π/2, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके π/2, ये भी dx के रिस्पेक्ट में, ये भी dx के रिस्पेक्ट में। तो चलो क्या लिख सकता मैं इसको, i प्लस आई 2i, और मैं इसको ऐसा लिख सकता 0 से लेके π/2 लिख सकता। दोनों के दोनों किससे इंटीग्रेट हो रहे हैं, 0 से लेके π/2, दोनों किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट। तो मैंने दोनों को कर दिया कॉमन, कर दिया। अब बताओ, दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर n, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों हो जाएंगे डायरेक्टली ऐड। तो क्या मिलेगा, साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx मिलेगा। अगर ऐसा डायरेक्ट लिखने में आपको कुछ भी गड़बड़ लग रही है तो आप यह स्टेप को एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पेपर में सजेस्ट करूंगा जो मैंने लिखा था वो डायरेक्ट लिख। जैसे आपने 0 से π/2 इधर से कॉमन निकाल लिया आगे साइड, और पीछे से dx कॉमन निकाल लिया, तो पहले वाले में क्या बचेगा, साइन टू द पावर nx अपॉन साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, cos टू द पावर nx अपॉन साइन टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx आएगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो दोनों जाएंगे डायरेक्टली ऐड, तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम लिखो, तो साइन टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx इंटू डी एक्स। पहले वाले का न्यूमरेटर क्या है, साइन टू द पावर nx, प्लस दूसरे वाले का न्यूमरेटर क्या है, cos टू द पावर nx। अब आप देखो, साइन टू द पावर nx अपॉन cos x, साइन टू द पावर nx अपॉन प्लस cos x, दोनों सेम वैल्यू थे, दोनों हो जाएंगी कैंसिल। तो क्या बचा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 इंटू डी। कभी भी पेपर में ऐसी वैल्यू काटना नहीं, बहुत गंदा दिखता, ठीक है। तो आप अगर काट भी रहे हो तो एकदम हल्का सा ऐसा काटना कि वैल्यू जो लिखे हो वो दिखे सामने वाले को, ठीक है। अब मैं तो यहाँ पे हल्के से काट नहीं सकता, समझ रहे हो, पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन, 1 मतलब क्या होता है, x का पावर 0, x के पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x आएगा, x बिटवीन लिमिट 0 से लेके π/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लिखे। या तो ऐसा याद रखो, 1 से मल्टीप्लाई हुआ dx आएगा d, आ रहा d मतलब डेरिवेटिव, ये होगा इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कौन सा, तो dx का इंटीग्रेशन x, ऐसा याद रख लो। जैसा भी याद रखे आपका आंसर सही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या बताया था मास्टर ने, कैसे निकालते हैं इसका आंसर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आएगा, 2i इज इक्वल x के जगह पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या है π/2,
माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट लगो, लोअर लिमिट क्या है 0, पाई बाय 2 में से 0 गया तो क्या बचेगा पाई बाय 2। मेरे को 2i की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं मेरे को तो i की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में पाई बाय 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या है पाई बाय 4, यानी इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन टू द पावर nx अपॉन साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx, इसकी वैल्यू आती है पाई बाय 4। क्या आती है इसकी वैल्यू पाई बाय 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी दम, बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या आना चाहिए, ये वैल्यू निकालना आना चाहिए और ये एक प्रॉपर्टी मालूम रहनी चाहिए। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेम मेथड से आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप यही मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप सेम मेथड, सेम ही चीज़ें चलेंगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आप इसमें इसी को सॉल्व कर सकते हो, 0 से लेके पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा कोई भी नंबर डाल दें वहाँ पे, आप सब क्वेश्चन को बस यही एक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, आपको ये मेथड का बेसिक समझ में आ गया, तो बाकी कितना भी घुमा के दे दे आप घूमोगे क्या वो क्वेश्चन में, नहीं। आप वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे और उस पर कुछ भी कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। समझा, पक्के में समझा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाया हमने, इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका वैल्यू क्या आता है, 0 से लेके एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब एक्स के जगह लिखो अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। साइन पाई बाय 2 आ रहा, साइन में जब भी पाई बाय 2 आया तो साइन के जगह कॉस, कॉस में जब भी पाई बाय 2 आया तो कॉस के जगह साइन। आगे फिर उसके बाद क्या किया आपने, दोनों को ऐड कर दिया, आई प्लस आई 2 है। यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ऐड हुआ दोनों तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, पूरी वैल्यू कट गई तो क्या बचा डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 से लेके पाई बाय 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 2 माइनस 0। ये 2i की वैल्यू हो गई, हमको i की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या आएंगी वैल्यू पाई बाय 4। और फाइनल आंसर हमेशा ऐसा लिखना, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन टू द पावर एन एक्स अपॉन साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। ऐसा फाइनल आंसर लिखना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बाउंसर नहीं जा रहा होगा। अभी देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन इसके सेम प्रॉपर्टी पे देख लेते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan x इंटू डी एक्स। चलिए अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan x इंटू डी एक्स। एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे लॉग के बेस में क्या है e, ठीक है, मैंने लॉग के बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, लॉग टू द बेस e है, इसको हम ln भी लिखते हैं, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो आपको ln लिखा रहे होंगे, ln tan x ऐसा लिखा रहे होंगे जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब ये यूपीएससी वगैरह का पेपर देते हैं तो जब हम सादा लॉग लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लॉग टू द बेस e होता है, ठीक है। और अगर लॉग टू द बेस 10 लिखना है तो आप लॉग के नीचे 10 लिखते हैं वहाँ पे, याद रखेंगे पक्के में, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए बताइए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमको। पहली तो चीज क्या बताया था मास्टर ने, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको क्या लो, आई लो। तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan x इंटू डी एक्स, और उसको क्या लेना, इक्वेशन नंबर 1 लेना। ये हो गया हमारे पहली स्टेप। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था मास्टर ने, कौन सी वाली,
इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा। तो चलिए लगाइए, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय, आई की वैल्यू क्या आएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan। चलिए बताइए क्या आएगा, लॉग ऑफ tan x था। क्या बोला, जहां जहां पे x है उसके जगह क्या रखिए, a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट क्या दिख रही है यहाँ पे, पाई बाय 2 दिख रही, तो अपर लिमिट माइनस एक्स यानी क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए आपको। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, पहला तो दिख रहा है यहाँ पे tan, तो tan में मेरे को दूसरा दिख रहा है पाई बाय 2, तो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू देखते हैं। tan में पाई बाय 2 आ गया, क्या आ रहा, tan में पाई बाय 2, tan में पाई बाय 2 आया तो tan की जगह क्या आता है, cot आता है। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव आएगा, तो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या बनेगा, cot थीटा बनेगा। तो मैं tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा। थीटा की जगह क्या है, x, तो मैं लिखूंगा cot x। तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan की जगह आप क्या आ जाएगा, cot x आएगा इंटू डी एक्स। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा का क्या वैल्यू थी, cot थीटा की। थीटा की जगह क्या था, x, तो मैंने थीटा की जगह क्या रखा, x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 निकालने के बाद क्या करते, दोनों को ऐड करते, तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, दोनों का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, 0 से लेके पाई बाय 2 जा रहा है। दोनों के दोनों किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो चलिए पहले वाले का राइट हैंड साइड क्या है, लॉग ऑफ tan x, प्लस दूसरे वाले का राइट हैंड साइड क्या है, लॉग ऑफ cot x है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये कोई फॉर्म में दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, कौन से फॉर्म में, log a प्लस log b के फॉर्म में। log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू b होता है। पढ़े, जब भी log में चीजें ऐड होती है तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी log में वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है तो दोनों अंदर की वैल्यू को क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू b। तो क्या मिलेंगे आपको, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ a की जगह क्या है, tan x इंटू b की जगह क्या है, cot x है। कोई भी दिक्कत, log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू b। और आपको अभी मैंने बताया था cot क्या होता है, 1/tan होता है, तो tan और cot क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, होगा। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के लिख लो इसको, 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan x जैसा था वैसा लिखो, और cot को लिख लो 1/tan x लिख सकते हैं, सिंस cot x क्या होता है, 1/tan x होता है। तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, डिवीजन का tan मल्टीप्लीकेशन का tan कैंसल, तो tan कैंसल, तो 2i की वैल्यू क्या आएंगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ 1, log ऑफ 1 इंटू dx। और बताइए log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो log 1 की वैल्यू क्या आती है, 0, तो इसकी जगह क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 0 इंटू dx, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, 0 का डेरिवेटिव भी क्या होता है, 0, तो याद रखना। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो हमारी i की वैल्यू यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में दे तो डिवीजन में, तो 0/2 वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या है हमारी वैल्यू, 0। तो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आई 0। इंटीग्रेशन किसका निकाल रहे थे, 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan x इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या निकाले हमने,
0, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होंगे। कैसे सॉल्व किया समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो अब आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे, बड़े आराम से उनका आंसर निकाल लेंगे। पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हम लोग। तो चलिए ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। पहला लेक्चर है हमारा कैलकुलस का, ज़्यादा हैवी नहीं रखते हैं। आपका काम है यार अब कि ये जो पहला तो चीज़, अभी तक अगर आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं किए तो प्लीज़ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लीजिए। जितनी प्रॉपर्टीज़ मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वाली प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिए। और ये जो मैंने आपको अभी सिखाया ना, ये π/2 माइनस थीटा की वैल्यू निकालना, ये इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे बची हुई हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ लेंगे, और फिर ये पूरी प्रॉपर्टीज से रैंडमली उठा के क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ डाउट आ रहा है, कुछ भी हो, आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।